लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं वो ऑसिलेटरी मोशंस हैं, लेकिन तमाम ऑसिलेटरी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट है वो है रीस्टोरिंग फोर्स का। तो अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हो रही तो उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। तो इसमें हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम एग्जांपल है। जैसे हमारे पास ये बॉल है और ये स्मूथ कर्व सरफेस नहीं है जिसके ऊपर ये बॉल वाइब्रेट करेगी, तो इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन तो कह सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट वन अब हमारे पास हम जाएंगे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ, कि वो एक्सप्रेशन जिससे हम लोग सिंपल ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है, एग्जीक्यूट करती है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अगर उनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। एफएससी लेवल पे आप लोगों ने इसको सिंपल सब मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकल रूल्स को अप्लाई करके आपने इसके एक्सप्रेशन फाइंड किए हुए, और क्योंकि ये मास्टर लेवल है तो इसमें हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से बेसिकली हम इसको फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज, जैसे कि हम जानते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो माइनस के एक्स की इक्वल है, और ये फोर्स जब भी किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन we can say that F is equal to ma. When we applied the force on object, it produced the acceleration in the object. So in the direction of the force, so we can say that F is equal to ma. तो हम जानते हैं कि F जो है वही ma के इक्वल है, तो यहाँ हम ma इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंशियल लें, रेट ऑफ चेंज इनटू डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी मिलती है हमें, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है। तो फिर हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है इट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमारे पास इसमें इक्वेशन में हमारे पास नज़र आ रहा है कि डी एक्स ओवर डी टी दिस इज बेसिकली वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया जाए तो वो एक्सेलेरेशन है। तो इसी एक्सेलेरेशन की वैल्यू फिर हम यहाँ पुट करेंगे, और फिर हम फोर्स की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। सो लेट्स सी, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और इसमें एक्सेलेरेशन जो है हम जानते हैं कि डी ओवर डी टी डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी जो है वो डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। फिर हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 2 and then put the equation number 2 in the equation number 1. So we will get, so by putting first of all the value of acceleration in the equation number 2, we will get the, this is the, we will get this equation that F is equal to ma into d square x over dt square. So then put this value in the equation number 1. So we will get d square x over dt square is equal to minus x. So but after as we know that this f is equal to, as you know that f is equal to ma, so when we put the value of the acceleration in the equation of force, actually the result was the m into d square x over dt square. But after rearranging this equation, this m is divided toward the right word of the equation, right side of the equation. So we will get d square x over dt square is equal to minus k over m into x. यहाँ से हम जानते हैं, देखिए ये भी हमारे पास x है वेरिएबल, और हमने जो डिफरेंशिएट किया है वो भी x की रिस्पेक्ट किया है। तो इस पूरी इक्वेशन को फिर हम उठा के, इस एक्सप्रेशन को उठा के हम लेफ्ट वर्ड ले आएंगे तो ऐड होगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स हैं, लाइक एक्सेलरेशन है, लाइक डिस्प्लेसमेंट है, लाइक वेलोसिटी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी शो करती है उसकी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। So here we can take example. We can take equation. So d square x over dt square plus k by m into x is equal to 0.
हम जानते हैं के बाई एम क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। इनिशियली हम कांस्टेंट रखते हैं इसको, स्प्रिंग को चेंज नहीं करेंगे तो के भी कांस्टेंट है, मैस को चेंज नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे तो मैस भी कांस्टेंट है। और ये के बाई एम जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये अंडर रूट ऑफ के बाई एम इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम लोग स्केयर लेंगे तो ये के बाई एम के इक्वल आ जाएगा। ओमेगा, इसका मतलब है के बाई एम जो है वो ओमेगा स्केयर के बराबर होता है, और ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम। तो हमारे पास क्योंकि ये टू एंड फ्रू मोशन है और ये रिलेट करती है बेसिकली एंगल्स के साथ, और इट इज़ आल्सो बेसिकली रिलेट विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वी कैन से दैट बोथ आर equal to each other. So due to this reason we can replace these term with omega, that is angular frequency or angular velocity. So here we have the equation, and this is known as the linear equation, linear differential equation for SHM, for body who which execute SHM. So हमारे पास के बाई एम हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और ओमेगा क्योंकि स्केयर फॉर्म में है, और ये हमारे पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों चीज़ें ये अंडर रूट में होती हैं। अंडर रूट कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम एक्सेलेरेशन की तरफ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे बॉडी मूव करती है टूवर्ड राइट और लेफ्टवर्ड, उसके डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन आती है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन आती है, उसका वेलोसिटी में वेरिएशन आती है, वेलोसिटी में वेरिएशन आती है, तो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा होती है। तो इस एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको मूव करते हैं। तो हम जानते हैं, हमने रिसेंटली हमने इक्वेशन ये पढ़ी है, इस इक्वेशन में ओमेगा स्केयर एक्स को राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस ओमेगा स्केयर एक्स आ जाएगा। अब देखें इस इक्वेशन में हमारे पास सामने नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। तो यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाता है। इसमें एक्स जो है देखें ये वेरिएबल क्वांटिटी है और ओमेगा ये कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। So this is also the statement of your expression used for the equation used for the SHM, simple harmonic motion. Or negative sign shows that this x is always in opposite direction to the direction of the acceleration. So the negative slope of the displacement x will give us the acceleration. So next one is we can find the maximum or minimum value of the acceleration from this equation. तो हमारे पास एक्सप्रेशंस है मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू। सो दीज आर वेरी इजी टर्म्स। इस पर हमारे पास एक ग्राफिक, हमने इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है कि किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है, किस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस है। दिस इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज जीरो एंड दिस इज आल्सो मैक्सिमम। सो लेट्स मूव टुवर्ड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और यानी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम इसको dx से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, इससे हम चेन रूल अप्लाई करें। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, एक चेन रूल होता है, इसमें हम लोग सेम डिफरेंशियल से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम dx से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं अबव इक्वेशन में राइट साइड पे, तो हम इस पर चेन, इसका मतलब हमने अप्लाई किया है चेन रूल। तो चेन रूल के मुताबिक हमें मिलता है कि dx/dt जो है वो वेलोसिटी के बराबर है, और फिर हमें dv/dx मिल जाता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है प्रीवियसली हमने फाइंड किया था वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है, और v dv/dx हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से हमने फाइंड करना है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी के साथ डिफरेंशियल भी है, तो इसलिए हम इसको एक साइड पे कर देंगे और डेल्टा एक्स को लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये सेकंड डिग्री जो या फर्स्ट डिग्री भी कह सकते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। जब हमारे पास फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसको फिर हम उसमें कांस्टेंट क्वांटिटी को या वेरिएबल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमने इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसलिए हम इस इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। बच्चे रिमूव दिस साइन, जिसने ये साइन उस पर मार्क किया है तो टच ना करें स्क्रीन को। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, देखें हम इसको, हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। तो हम जानते हैं ये ओमेगा कांस्टेंट है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन जो है एक्स पे अप्लाई होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई वेरिएबल क्वांटिटी और उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम उस पर पावर रूल लगाते हैं, और पावर रूल हमारे पास ये राइट साइड पे गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल v²/2 हमारे पास आंसर आएगा, प्लस हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा। और राइट साइड पे जानते हैं हम लोग x है, तो हमारे पास ये भी, इस पर भी पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल अप्लाई होने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा x²/2।
तो हम जानते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम आगे वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट था इसके अंदर, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जब तक उसकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी हमें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम एक्सट्रीम पॉइंट पे जानते हैं जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा तो बॉडी पहले स्टॉप होती है या फिर वापस आती है। तो जब स्टॉप होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर वापस आएगी रिस्टोरिंग फोर्स पे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसलिए हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इसकी एक रीज़न ये भी है कि जहाँ वहाँ जाके फोर्स खत्म हो जाती है, वो फोर्स जो उसको एक्सट्रीम पे लग जाती है, एक न्यू फोर्स जनरेट होने के दरमियान में कोई फोर्स नहीं होती, तो जिसकी वजह से मतलब वो फोर्स रिवर्स होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो है। लेकिन उस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन लाजमी मिलती है कि उसी टाइम जो फोर्स जनरेट होती है उसकी वजह से, रिवर्स फोर्स की वजह से हमें एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो जब हमने एक्सट्रीम पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आ जाती है। तो प्रीवियस इक्वेशन में हमें यहाँ वेलोसिटी था, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वी स्केयर बाय 2 था, यहाँ माइनस ओमेगा स्केयर, और यहाँ हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पुट किया प्लस में पुट करें या माइनस में करें, आंसर प्लस में आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है ओमेगा स्केयर ए स्केयर बाय 2, ये पूरी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इसको जब हम प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे सी की जगह, तो इसको रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास वी स्केयर की वैल्यू आ जाती है ओमेगा स्केयर इनटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। एंड व्हाट इज ए स्केयर? दिस इज द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी विच एग्जीक्यूट एस एच एम। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई, इसमें हमारे पास वी स्केयर था और वी स्केयर का हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इस रिजल्ट में आप x के लिहाज से मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पुट करके आप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन यूज फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी का पढ़ लिया। अब हम मूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हमारे पास एक कुछ केसेस हैं, उसको आपने स्टडी कर लेना है। तो उसके बाद हम लोग ये कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है और इसके बाद हम मूव करेंगे टूवर्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते थे कि v इज इक्वल ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने वैल्यू फाइंड की थी। वेलोसिटी हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा वैसे एज इट इज़ ये टर्म हमारे पास रहेगी। अब इसमें से देखिए ये अंडर रूट को उठा के अगर लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास ओमेगा इंटू डी टी आ जाएगा। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपने पहले भी मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। ये पूरा एक कंप्लीट एक फार्मूला है, और इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलता है। तो ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए तो सिर्फ डी टी का हमारा डिफरेंशियल लेंगे तो डिफरेंशियल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और ओनली टी आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास का आंसर है, देखें इसको स्पेंड करें तो इसमें हमारे पास ओनली टी आएगा, तो ओमेगा टी हो जाएगा। और इसका आंसर हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है प्लस सी। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे देखिए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी आ जाएगा, प्लस हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट है जिसे हम डिफरेंशियल कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कह सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियसली इक्वेशन लिखी थी वैसे ही हम लोग दोबारा इसको देखें, साइन इनवर्स है और इसको राइट साइड पे उठा के लेके जाएं तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसे कहेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड विद साइन। सो हेयर साइन इनवर्स विल कैंसल एंड हेयर विल वी हैव साइन। So we can say that x over a sine omega t plus alpha. So here we can find x whose value is a sine omega t plus alpha. So this is the expression for the instantaneous displacement of the body which execute as such m. यहाँ हमारे पास कुछ केसेस हैं, इसमें देखिए अल्फा जो है ये बेसिकली इसे फेज बेसिकली कहते हैं, लेकिन ये इनिशियल फेज, और अगर हमारे पास ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, बॉडी की पोजीशन मीन से स्टार्ट करते हैं और टाइम जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये इनिशियल फेज है हमारे पास वो जीरो है। और अगर हम बॉडी की और से हमारे पास जो कर्व आती है वो साइन कर्व आती है, और अगर हमारे पास अल्फा जो है वो 90 डिग्री है, जिसे कहते हैं हमारे पास एक्सट्रीम जो 90 डिग्री फेज कहते हैं, और इसको बॉडी को हम एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास साइन नहीं आता, फिर कोसाइन आता है। लेकिन ये दोनों बेसिकली इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए 90 डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, और इसमें देखिए हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सप्रेशन कॉज में कन्वर्ट हो गया है। सो दैट्स ऑल, दिस वाज ऑल अबाउट oscillation. So next moves toward the
waves motion, wave and types of wave of motion. So let's start our next topic, that is waves. हम जानते हैं कि देखिए हमारे पास एक तस्वीर है, इसमें हम जानते हैं, देखिए ये हमारे पास इसको वाटर स्काइंग शायद कहते हैं, और इसमें हमारे पास देखिए वेव्स जनरेट होती हैं, और नेचुरली एयर्स की वजह से और ड्यू टू सम ऑसिलेशन इन द वाटर हमारे पास जो वेव जनरेट होती हैं, या हमारे पास एयर करंट है, बेसिकली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एयर करंट है, हमारे पास ये एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इस डिस्टर्बेंस से फिर हम ये एक गेम है जिसको हम प्ले किया जाता है। तो खैर, लेकिन ये एक फिनोमेना है जो हमारे सामने नज़र आता है, तो ये है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास देखें, अगर कोई बोट है तो वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई हमने एक्सटर्नली सोर्स से फोर्स नहीं लगाएं, फिर भी वो फ्लोट करेगी उसके ऊपर, पानी के ऊपर, प्लस हल्का हल्का जो है वो मूव भी करेगी ड्यू टू दीज वेव्स। तो हम यहाँ हम सोच सकते हैं कि ये जो एनर्जी है जो इस पे बोर्ड पे अप्लाई हो रही है, तो वो कहाँ से आती है। तो इसका मतलब है इसके इर्द गिर्द ऐसा बिहेवियर है वाटर मॉलिक्यूल्स का या वाटर का, जिसकी वजह से ये जो फोर्स है वो बोर्ड के ऊपर अप्लाई होती है और बोर्ड जो है वो मूव करती है। तो दिस इज़ बेसिकली वेव। तो वेव क्या है उसको हम पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हमारे पास हमें बहुत सी और भी एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे हम लोग ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये स्ट्रीट सिग्नल्स हैं, और इस सिग्नल्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऑब्जर्व करने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और लाइट इज़ आल्सो बेसिकली वेव। इसी तरीके से एंटीनाज हैं, और उससे हमारे पास सिग्नल्स जो हैं वो दूर दराज इलाके तक जाते हैं। हमारे मोबाइल्स सिग्नल्स को कैच करते हैं, वो जनरेट भी करते हैं सिग्नल्स को और कैच भी करते हैं। तो ये सारी बेसिकली वेव्स हैं। इस तरीके से हमारे पास हम जानते हैं वाटर के अंदर अगर हम कोई किसी छोटी सी पेबल्स को ड्रॉप करें, स्टोन को ड्रॉप करें, तो एक ख़ास किस्म का बिहेवियर पैदा होता है, ख़ास किस्म का शेप जनरेट होती है वाटर के अंदर। तो उसमें रिपल्स बनते हैं, और वो रिपल्स बेसिकली वो भी बेसिकली वेव्स हैं। तो ये सारी बेसिकली एग्जांपल्स हैं जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेव्स की मिलती हैं। तो फिर हमें जहन में क्वेश्चन आता है कि है क्या ये क्या टर्म है। तो इसको हमें स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इनके इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और इसी वेव को फिर हम बाद में अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कि हम वेव को अंडरस्टैंड करेंगे, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स। उसमें हमारे पास ऑटोमेटिक वेव्स हैं, मैकेनिकल हैं, और सरफेस वेव्स हैं। तो या मैटर वेव्स भी एक टाइप्स हैं, तो इसको स्टडी करेंगे। फिर मज़ीद उसमें मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं, एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेव क्या है। ये ऑसिलेशन है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में देखिए, हमारे पास एक बॉल है, और उस बॉल को, ये बॉल काफ़ी लाइट बॉल है इसलिए डिप नहीं कर रही, इसमें सिंक नहीं होगी। तो इस बॉल को हम फिंगर से फोर्स लगाते हैं, तो हम जानते हैं जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो इसके इर्द गिर्द हमें एक सर्कुलर बिहेवियर नज़र आता है, और वो स्प्रेड करता हुआ नज़र आता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल आउटवर्ड। तो एक आउटवर्ड स्प्रेडिंग मिलती है हमें, और इन द सर्कुलर फॉर्म। तो ये जो स्प्रेडिंग आउटवर्ड मिल रही है, ये किस वजह से है, कि हम जानते हैं कि हमने तो डिस्टर्ब किया सिर्फ बॉल को, तो फिर एक्चुअली बॉल ने आगे डिस्टर्ब किया होगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स ने फिर आगे अपने से डाउनवर्ड और राइटवर्ड लेफ्टवर्ड जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको पे फोर्स अप्लाई की होगी, और वो फोर्स ने फिर आगे मजीद मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई की। इस तरह ये डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर गई, और यही डिस्टर्बेंस जो मटीरियल के अंदर, मीडियम के अंदर पैदा कर रहे हैं, दिस इज नोन एज बेसिकली वेव, and this motion is known as wave motion. So we can say that like this is the ball, and here is initially when we applied whenever we drop the ball on the water, and due to dropping the ball on the water in the start, the waves are generated due to the force applied by the ball on the water surface. But when you increase the force by applying the force by with the help of our finger, so this will generate more waves in the water. So we can say here the generation of the water waves. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये हमारे पास ये जो बॉल है, इसने डाउनवर्ड भी वाटर मॉलिक्यूल फोर्स लगाई और राइटवर्ड लेफ्टवर्ड लगाई, तो इस तस्वीर में हमारे पास यही दिखाया गया है।
फिर हम जानते हैं कि जो वेव है वो मीडियम पे डिपेंड भी करती है और मीडियम पे डिपेंड नहीं भी करती, मे और मे नॉट की सिचुएशन है। तो इसलिए जो वेव्स हैं वो मीडियम में से भी ट्रैवल कर सकती हैं और वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं और वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती हैं, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही जगह पे फाइल अप होते हैं, वो एक से ज़्यादा यानी अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो नेट पोजीशन उसको तब्दील नहीं करते। तो इसलिए हम कहते हैं वेव्स ओनली ट्रांसफ़र एनर्जी एंड मोमेंटम डज नॉट मैटर। तो इसमें बेसिक रीज़न ये है कि उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग की वजह से वो जो वैसे तो उनके दरमियान बॉन्ड वीक होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन जब तक वो बॉन्ड उनमें मौजूद है तब तक अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करते और नेट पोजीशन तब्दील नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ऐसे एग्जांपल है जैसे हमारे पास देखें, ये कुछ वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं और लाइक वुडन स्ट्रिप्स हैं। तो हम एक स्ट्रिप पे फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रिप आगे से आगे फोर्स लगाती जाएगी। तो हमने फोर्स सिर्फ फर्स्ट पे अप्लाई की, लेकिन ये मखसूस डिस्टेंस पे अरेंज है। तो जैसे ये फर्स्ट जो है वो आगे अप्लाई करता है सेकंड पे, तो सेकंड थर्ड पे कर देता है अप्लाई। अब देखें खुद ये अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे, ये यहीं ड्रॉप हो गई है। तो जब इसको उठाएंगे यहाँ से तो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा ये, जब हम फोर्स लगाएंगे। तो इसलिए खुद ही आगे मूव नहीं किया इन स्ट्रिप्स ने, लेकिन एनर्जी आगे से आगे अप्लाई करते जाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ बेसिकली द वेव्स transfer its energy from one point to another point and does not transfer the molecules in which we are disturbing, in which we are applying the some external force. So this is the basically waveform of the wave motion. So this waveform represents the low energy wave and this waveform represents the high energy waves. और एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास वेव्स का, इसमें हमारे पास कम है और इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास जैसे एनर्जी वेव्स ट्रांसफ़र करती है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं और इन तमाम सिंबल से आप फैमिलियर हैं। तो ये कहाँ कहाँ किस जगह वेव्स का जिक्र किया जा रहा है, तो ये इजीली आप इनसे फैमिलियर। नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन के मुताबिक, according to nature and vibration direction of the vibration, we classify the waves into two types. One is the mechanical wave and second is the electromagnetic waves. And also the third example is also can be taken, a third type can be taken, that is matter waves. But matter waves also associated with the mechanical and electromagnetic waves. So we will discuss only here the two types of the wave, mechanical waves and electromagnetic waves. जैसे कि हम जानते हैं मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास मीडियम, क्योंकि मटेरियलिस्टिक डिपेंडेंट होता है, मटेरियल डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ये एनर्जी को या वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करेगा। उसमें हमारे पास एग्जांपल है साउंड वेव्स की, और साउंड वेव जो है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वाटर वेव्स हमारे पास, उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, उसके लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है। और जो सॉलिड बॉडी है, जितने भी मटेरियल्स हैं लाइक मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें जो वेव्स ट्रांसफ़र होंगी तो उनके लिए उनको ज़रूरी होगा कि उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसी एक मैटर की के थ्रू ही वो बेसिकली ट्रैवल कर सकती हैं। यही वजह है कि हमें जो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सन के अंदर बहुत से ब्लास्ट होते हैं और इतने वास्ट और इतने हाई फ्रीक्वेंसी और पिच के साथ ब्लास्ट होते हैं वो, कि अगर वो हमारे कानों तक पहुंचे तो हमारे कान जो है वो उसको बर्दाश्त ना कर सकें। उसका जो एयर ड्रम है वो इतनी स्पीड से वाइब्रेट करे कि वो बेसिकली ब्रेक हो जाए। तो इसलिए लेकिन हमें वो ब्लास्ट जो है उसका साउंड जो है हमें सुनाई नहीं देता, बिकॉज देयर इज़ अ वैक्यूम इन बिटवीन द सन एंड आवर अर्थ। तो द साउंड दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द सन कैन नॉट रीच टू द earth, because there's a vacuum in between the sun and the earth. So these sound waves cannot travel through the vacuum. These can only travel through the materialistic medium. So जैसे कि हम जानते हैं दूसरी वेव्स की टाइप्स है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ changing the electric field and magnetic field. So due to change in the electric field and magnetic field, electromagnetic waves are generated, and these waves can travel in a vacuum and as well as in the materialistic materialistic objects or materials media.
So as we know that basically we can take the example of the speed of light or light. Light is an example of the electromagnetic waves, heat waves, like gamma rays, like X rays, like ultraviolet, infrared. All these are basically types of the electromagnetic waves. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। सो हमारे पास देखिए कुछ फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जीज के बारे में, वेवलेंथ के बारे में कुछ ये जो स्लाइड है उसमें बताया गया है कि कितनी कितनी किस किस वेव्स की फ्रीक्वेंसी है और किसकी वेवलेंथ है। तो आपने इसको रीड कर लेना है, उसके रीजन्स बताए गए हैं और इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। ये भी हमारे पास कुछ डिटेल में हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसीज है और कुछ स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, वेवलेंथ के बारे में डिस्कस हुआ हुआ है। इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, it would not be included in the exam. So it is only used to enhance your knowledge. So next one we will take the example, we will take the type of the wave or classify the wave according to its direction and vibration. So this type is basically transverse and the longitudinal waves. Both mechanical and electromagnetic waves can be taken in the transverse and longitudinal waves. But in the mechanical waves, we discuss the transverse and longitudinal waves, both type of property or types. But in the case of electromagnetic waves, as we know that the electromagnetic waves only shows the behavior just like the transverse waves. So we will move toward the transverse wave. It means dominating property that electromagnetic wave, that is the basically transverse waves. So due to this reason, we will only discuss the transverse wave in the electromagnetic waves, and in the mechanical waves, we will discuss both transverse waves and transverse and longitudinal properties. So what are the transverse and longitudinal properties that you have studied from uh, that you have studied in the matriculation and also in the intermediate? So whenever the particles, vibration of the particles is perpendicular to the propagation of the wave, then we can say that it is transverse waves. Or whenever the vibration of the particle is along the direction of the motion of the wave, so we can say that it is basically longitudinal waves. So we can take the example of transverse wave like waves produced in the Slinky spring. So, and we can take the example of longitudinal waves or waves produced in the Slinky spring in the horizontal position. So here is an example of the transverse and longitudinal waves. कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जो रिलेट करती हैं ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल के साथ. वन इज अ क्रस्ट एंड सेकंड इज अ ट्रफ. वन इज अ ट्रफ. क्रस्ट इज हाईएस्ट एंड पॉइंट, हाईएस्ट position portion of the wave, that is crust, and the lowest position or portion of the wave from mean position is known as a trough. तो ये कुछ देखते हैं आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें हम आपको दिखाया गया है क्रस्ट और ट्रफ कैसे बनते हैं. ये हम्प जो है वाटर रिपल जो बनी हुई है इसमें हम्प जो है रिपल्स हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं. और जो इससे डाउनवर्ड एक स्लोप नज़र आ रही है आप लोगों को, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ट्रफ. इसको उर्दू में मद्दो जज़र कहते हैं और नशीब व फराज भी कहते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि ये देखिए हमारे पास एग्जांपल्स कुछ ली गई है. ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, तो ए ई और एच पॉइंट्स आर बेसिकली ऑन क्रस्ट एंड सी, एंड हेयर वी कैन आल्सो take the point like I. So here's I point, so we can take the point Z like. So all these points are on these, it can be taken on the trough. जैसे कि हम जानते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है मीन पोजीशन एक्सट्रीम तक उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो उसमें वेव में हमारे पास टोटल डिस्टेंस फ्रॉम मीन टू हाईएस्ट पॉइंट ऑन द क्रस्ट और ट्रफ कैन बी टेकन एज द एम्पलीट्यूड. और हम जानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ कैन बी टेकन एज द वेव लेंथ. और जैसे कि हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जैसे हमारे पास क्रस्ट ट्रफ है, ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर, ट्रांसवर्स नेचर के अंदर, तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है. कंप्रेशन वो पॉइंट्स है जहाँ पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, और रेयरफेक्शन वो पोर्शन है वेव का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जहाँ पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं. तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन भी सेम होगी
कि the distance between two consecutive compression or refraction or compression and refraction is called the wavelength of the compressional or longitudinal waves. तो ये कुछ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है. फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वेव के लिए भी बेसिकली वही डेफिनेशन होगी. ये आपके सामने है कि एक बी की एग्जांपल दी हुई है कि इसकी जो वाइब्रेशन है, जो इसकी जो इसके विंग्स की वाइब्रेशन है, तो वो एक साइकिल मुकम्मल करती है. तो ये टाइम पीरियड की बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पास ये इनिशियल है, इनिशियल से दोबारा पर हमारे पास ये देखें एक्सट्रीम से मीन पे आता है ये इसका विंग, उस बाद फिर नेगेटिव स्ट्रीम पे जाता है, नेगेटिव स्ट्रीम से फिर मीन पे आता है और मीन से दोबारा फिर इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है. तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड. हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑलवेज इक्वल टू 1. ये कुछ एग्जांपल हैं, तो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इसको रीड कर लीजिएगा. स्पीड ऑफ वेव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? द जनरल फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ वेव दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो अगर हम आपको ये फार्मूला मालूम है और रिलेशन पता है, तो आप इजीली किसी भी वेव की स्पीड फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको स्पीड पता है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, तो वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं. ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट हमारे पास वेव प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डॉपलर इफेक्ट एंड पोलराइजेशन. तो हमारे पास जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. तो रिफ्लेक्शन क्या है? ये वेव्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब वो इंसिडेंट होती है किसी बाउंड्री ऑफ द मीडियम के ऊपर, दो मीडियम अगर हमारे पास हैं, वन इज़ अ रेयर एंड सेकेंड इज़ अ डेंसर मीडियम, तो दोनों के दरमियान एक बाउंड्री होती है. तो अगर बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है कोई वेव फ्रॉम डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर, तो it will bounce back from its initial point, from its bouncing point. So that type of property is known as reflection. So in this property, the angle of incidence and angle of reflection would always remain same. So here we can take the example of reflection of water waves whenever it strike with the shores of the rivers. So it will bounce back to backward. So here we can take example of the particle and wave reflected from the mirrors. तो इसके अलावा हम लोग हम साउंड को, हम आवाज़ किसी ओपन हमारे पास हॉलो रूम है और उसमें हम ऊंची आवाज़ में बोले, तो हमें वो आवाज़ जो जितना हमने ऊंचा बोला है उससे ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड के साथ हमें बाउंस बैक होती है. तो इसका मतलब है कि वो जो आवाज़ है वो रिवर्स हुई है, बैकवर्ड आई है. तो उस बैकवर्ड जो प्रॉपर्टी है बैकवर्ड वेव की, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कह सकते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कह सकते हैं. यहाँ हमारे पास देखिए छोटा सा बच्चा है, अपनी तस्वीर देख रहा है और मिरर में अपने आप को देख रहा है. तो यहाँ जो लाइट वेव्स हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो कि इमेज है इस बेबी का वो मिरर में दिखाई दिया जा रहा है. तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्शन. कितना शौक होता है छोटे बच्चों को अपने आप को मिरर में देखने का. खैर, नेक्स्ट वन है हमारे पास रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन क्या है कि हमारे पास अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, और इसका मतलब है रिफ्लेक्शन में हमें ट्रांसमिशन नहीं होती. जब ट्रांसमिशन की बात करेंगे हम लोग वेव की, तो फिर हम रिफ्रैक्शन को और डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे. तो इसलिए रिफ्लेक्शन इज अ बेसिकली एग्जांपल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द वेव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर medium. But this transformation is not a simple and not in the single direction. This transmission is basically changes its direction whenever it moves from one medium to another medium, and enter into from in one medium to another medium, it change its direction. So that type of the property is known as refraction. तो अपने रास्ते से मुनहरिफ हो जाना, मुड़ जाना, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं. रिफ्रैक्ट का मतलब भी यही होता है. री और फैक्ट का मतलब है पार्ट्स में डिवाइड हो जाना.
तो फ्रैक्शन, रीफ्रैक्शन मतलब है दोबारा फिर पार्ट्स में डिवाइड होके अपना नया एक रास्ता अपना लेना, और उसको इसलिए रीफ्रैक्शन का नाम दिया गया है। तो खैर ये हमारे पास कुछ रिमेनिंग वेव्स कंटिन्यू, ये एग्जांपल उसकी डिटेल दी हुई है, तो आपने इसको स्टडी करना जो मैंने आपसे डिस्कस की है। तो हम जानते हैं कि ये जो जब वेव रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आता है। जैसे हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेरी कर जाती है जब वो मीडियम में इंटर होती है। वैसे वैक्यूम में कांस्टेंट है, लेकिन मीडियम में कांस्टेंट नहीं है, मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। और उसमें कितनी वेरिएशन आती है उसको हम फाइंड करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू c बाई v। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। मीडियम के लिए हम v सिंबल इस्तेमाल करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए c इस्तेमाल करते हैं। और c जो बेसिकली सिंबल है स्पीड ऑफ लाइट के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है सेलेराइटस। सेलेराइटस एक वर्ड है और उसका एब्रीवेशन है सी, और सेलेराइटस का मतलब होता है क्विकनेस, स्विफ्टनेस, यानी इससे तेज कोई चीज़ ना हो, इसलिए इसके लिए वर्ड क्विकनेस, स्विफ्टनेस यूज़ किया गया है। तो सेलेराइटस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि वेरी नहीं कर रही, और जब उस मीडियम में इसकी स्पीड होगी तो उसको फिर हम जनरल जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है स्पीड का वो वी है उससे डिनोट करेंगे। ये आपके सामने डायग्राम है और उसमें बताया गया है कि वेव इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम मीडियम दैट इज रेयर मीडियम एंड हेयर वी कैन टेक दिस इज द डेंसर मीडियम। लेट्स सपोज this part is air and this is glass or any other like water. We can take the water or glass. This is denser medium with respect to the air. So this is the basically, this was the initial actual path of the wave, but wave bended from its path, divert from its path and bended towards the normal. Normal basically is a line, imaginary line, which is used to find the angle of incident and angle of reflection. So here is the point we will discuss, that whenever the wave is moves on the perpendicular to the plane of the boundary of the medium, so it will not bend. It can be reflected, but it will not bend. So because if we take the example of the materials in which the atoms are arranged regularly, so we can say that if one is atom is here, second is here, other is here, there is a space in between the atoms, that this space is continuously basically hold